नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद ही खास क्लास। दोस्तों, बता दें तो दोस्तों, ये है क्लास आपकी हिस्ट्री की और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरे क्वेश्चन दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए इस वीडियो से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग भी नए हैं यानी पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसे आने वाले और भी वीडियोस हैं जो आपके लिए होने वाले महत्वपूर्ण हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या, हिस्ट्री में ऐसा आपने देखा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दिया है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए और आंसर दीजिए। पहला दिया है पॉइंट कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। क्या यह बात सही है कि मनुष्यों के द्वारा जो सबसे पहली फसल जो उपजाने की शुरुआत की गई तो वो गेहूं और जौ है? तो ये बात बिल्कुल सही है। आपने इसको पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, आपको याद होगा कि सबसे पहले जो फसल मनुष्यों ने उगाई थी वो गेहूं और जौ ही थी। यानी पहला पॉइंट तो सही हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। क्या यह बात सही है? तो ये बात नहीं सही है दोस्तों, क्योंकि इन फसलों को उपजाने का जो क्षेत्र था दोस्तों वो सुलेमान और तीर्थर पहाड़ियों का क्षेत्र था, न कि हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। चलिए देख लेते हैं तो कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा। यानी केवल एक ऑप्शन आपका सही है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि केवल ए, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। चलिए, मैंने आपके लिए बड़े क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एक ही समझिए कि क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया उसमें से कई सारे क्वेश्चन बने, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आप इसी तरीके से कई क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, कहने के लिए आपके पास 20 से 30 क्वेश्चन जाएंगे, पर आपकी तैयारी कम से कम 50 क्वेश्चन की होगी। ठीक है, चलिए देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो आरंभिक नगरों का विकास हुआ था वह सिंधु व इसकी सहायक नदियों के ही किनारे हुआ था। ठीक है, और उसके बाद दिया है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का जो विकास हुआ लगभग 5 वर्ष पूर्व हुआ, 5000 वर्ष पूर्व हुआ। क्या यह बात सही है? तो गलत है, क्योंकि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे अगर नगरों का विकास की हम बात करें तो ये आपका हुआ था 2500 वर्षों पर। ठीक है, 2500 वर्ष पहले हुआ था। और ये जो आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, ये आपका 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर 5 वर्ष आपका गलत हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। यानी राइट आंसर क्या बनेगा, तो इसका भी पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि केवल 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, दिया है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। तो देखिए, क्या अवंती कहते थे? नहीं। बज्जी नहीं। काशी नहीं। इसको क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। जो सोन, गंगा नदी के दक्षिण में जो सहायक नदी इसकी थी, वो जो सोन नदी, इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। ये उस समय विशाल जो है कि राज्य हुआ करता था और इसके जो शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा राज्य स्थापित किया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 4 क्वेश्चन क्या है। पहला पॉइंट, पहले इसको देख लीजिए कि भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को, प्रदेश को क्या कहा था? इंडिया कहा था। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, जो आपका बोला गया है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, कि जो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानी थे, उन्होंने ही सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस कहा था और इसके पूर्व में स्थित भूमि को, प्रदेश को इंडिया कहा था।
दूसरा पॉइंट है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी क्या करता है, मिलता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर लगाइए। तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बन जाएगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि 1 और 2 दोनों जो है कि सही है। किसके बारे में? भारत देश के संदर्भ में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। पहला दिया है कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि जो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें हैं उन्हीं को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है और जो लैटिन भाषा के मेनू यानी कि जिसका अर्थ हाथ से निकला है यही होता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। जय दोस्तों, जिनको भी ये चीज़ें अगर नहीं मिली हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों मैंने इसका पूरा वीडियो जो है कि बनाया हुआ है, कंटेंट वाले वीडियोस, वहाँ से आपका जो है क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा और फ्री में आपको PDF भी मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, वहाँ से आप जाकर के पूरा जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी का जो है नोट्स आप ले सकते हैं। और बिल्कुल जो जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है इसी तरीके से क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन में आपके लाइनें दिख रहे हैं वो आपके नोट्स में बिल्कुल लाइनें हूबहू मिलने वाली हैं। तो जो लोग भी नहीं लिए हैं जाकर के पढ़िए। अभी आपके पास 10 दिन है, आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। दिया है पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इसमें कोई शक नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर आपके कितने सारे क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट से 1 क्वेश्चन, दूसरे पॉइंट से 2 क्वेश्चन, तीसरे पॉइंट से 3 क्वेश्चन और चौथा दिया है कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं और जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है कि यह केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह पाली भाषा में भी आपकी लिखी गई है, ब्राह्मी भाषा में भी लिखी गई है। तो ये आपकी जो है कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त हुई हैं और केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा, क्योंकि पूछा था कौन सा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। दिया है कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं। देखिए, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। देखिए, ऐसे लेख जो क्या होते हैं, कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं वे अभिलेख कहलाते हैं। यहाँ पर केवल पत्थरों पर दे दिया है, जबकि वहाँ पर केवल ना होकर के क्या रहना चाहिए था, कठोर सतह पर, क्योंकि ये धातुओं पर भी उत्कीर्ण किए जाते थे, केवल पत्थरों पर ही नहीं। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें लोग क्या कर सके, देख सके, पढ़ सकें और उनका पालन कर सके। तो ये पॉइंट आपका सही है, यही जो है अभिलेख में होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो केवल 2। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि केवल 2 पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का आपका सही है। क्लियर है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपका जो है कि भरपूर तैयारी करवाने वाले हैं। अगर एग्ज़ाम तक आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की पूरी तैयारी मैं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज जो है कि आपको लेकर चल रहा हूँ। एक दिन में आपका 2 चैप्टर कवर करूंगा, क्लास 6 का, फिर 7, 8, 9, 10, इस तरीके से आपका हर एक सब्जेक्ट का। और जल्द ही आपको एक मैराथन क्लास भी दूंगा जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से फंसने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो पर आपको मिलेंगी कैसे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसके बाद सारे नोटिफिकेशन आपको हूबहू मिलते रहेंगे जब भी वीडियो आपका अपलोड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। पहला है आपका अरामाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, यूनानी और अरामाइक। अगर हम बात करें जो अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख है
किन लिपियों में लिखा गया है, तो वो आपका लिखा गया है यूनानी और अरामाइक। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं यहाँ पर। चलिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं कथन और कारण वाले। पहला कथन दिया हुआ है, इसमें क्या, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। तो बिल्कुल बात सही है कि जो ईसा मसीह के जन्म की जो सभी पूर्व तिथियां हैं उसको ईसा पूर्व के रूप में ही जानी जाती हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल आपका सही है। अब कारण दिया हुआ है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि उसी समय से की जाती है और उसके पहले वाले समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, उसके बाद वाले समय को यानी उनके जन्म के समय से ईसवी कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक सही स्पष्टीकरण भी है, उसी वजह से ऐसा होता है। तो राइट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए क्या हुआ है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। क्वेश्चन आपका निगेटिव पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका भीमबेटका, दूसरा है हुस्नी, तीसरा है चिरांद और चौथा है कुरनूल की गुफाएं। अगर हम बात करें कि कहाँ से नहीं मिले हैं, भीमबेटका से जो है कि आपके आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। हुस्नी से भी मिले हैं और कुरनूल गुफाएं से भी मिले हैं। आपका चिरांद से नहीं मिला गया है। और बात करें तो ये सभी जो 3 हैं ये पूरा पाषाणिक जो है कि पूरा स्थल है, और जो आपका चिरांद है ये 9 पाषाणिक स्थल है, ठीक है। तो जो नहीं है यानी नहीं प्रमाण है जहाँ से नहीं मिले हैं वो ऑप्शन आपका कौन सा है, चिरांद। यानी कि 9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बनेगा चिरांद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से 9 पाषाणिक जो है कि पुरा स्थल हैं। दिया है मेहरगढ़, बुर्जहों, महागढ़ा, कुलडीहवा, दाऊजली हेडिंग। पूछा क्या है, 9 पाषाणिक पुरा स्थल। अगर हम इन सभी पुरा स्थलों की बात करें तो ये दोस्तों सभी जो हैं ये 9 पाषाणिक पुरा स्थल ही हैं। यानी ये जो सभी पुरा स्थल दिए गए हैं ये सभी जो है 9 पाषाणिक पुरा स्थल हैं। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा 1 to 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रख लें, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ पे मैंने सबको एक साथ ले लिया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन से आपकी बहुत सारी तैयारियाँ अच्छी हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सिल्क तकनीकी कहा जाता था। तो देखिए, अगर हम बात करें कि पत्थर के जो इन औजारों को बनाए जाने का जो स्थान था उसको उद्योग स्थल कहलाता था, तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है कि इन औजारों के निर्माण की प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सिल्क तकनीकी कहा जाता था, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। इसके लिए 2 तकनीकी का उपयोग होता था पत्थर को औजार को निर्माण करने के लिए, ठीक है। उसमें से एक आपकी है दबाव सिल्क तकनीकी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा, यानी दोनों पॉइंट आपका सही है, तो 1 और 2 दोनों आपका पॉइंट सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं से, कुरनूल गुफा से, कोल्डीहवा से, हुस्नी से। तो राख के साक्ष्य आपके जो मिले हैं वो आपके मिले हैं कहाँ से, कुरनूल गुफा से। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें आपको इसमें याद करनी होंगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको चीज़ें याद होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित हुए, तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए बिल्कुल सही पॉइंट है।
उसके बाद दिया है कि इसी काल में मछली भोजन महत्वपूर्ण स्रोत बनी, बिल्कुल बनी। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि बारिश हुई और इस तरीके से मछली जो है उस समय भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। उसके बाद दिया है कि गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ये भी बात सही है क्योंकि सबसे पहले यही जो है कि गेहूं, जौ और धान ही फसलें उगाई गई थी। यानी कि आपका तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। तो तीनों पॉइंट किस में दिया हुआ है? तो 1, 2 और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा सभी को पता है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। तो कौन सा नहीं आता है? तो महापाषाण काल आपका नहीं आता है। ये तीनों ही उसके भाग हैं, यानी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो आपका महापाषाण जो है कि नहीं आता है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा क्योंकि पूछा था कि कौन सा नहीं आता है। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? पहला दिया है अमरावती, दूसरा दिया है भीमबेटका, उसके बाद दिया है कि बाघ की गुफाएं और चौथा है आपका अजंता। पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जो जाना जाता पूरा स्थल है वो है आपका भीमबेटका। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उसके बाद दिया है कि उपर्युक्त में से किन किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो माइक्रोलिथ से आपको याद होगा कि ये किस में कहा जाता है, किस काल के औजारों को कहा जाता था? तो ये आपका कहा जाता था मध्य पाषाण काल के औजारों को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि हुस्नी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि हुस्नी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दिया है कि यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार जो है बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो दिया है कि हुस्नी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे, ये पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा केवल 1 बनेगा आपका सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। क्या यह बात सही है? तो यह बात सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा दिया है कि आंध्र प्रदेश के पटनी नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो ये बात गलत है, यहाँ से अवशेष नहीं मिले हैं। तीसरा दिया हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने का प्रमाण मिले हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रागैतिहासिक काल में जो है शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनके मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी केवल तीसरा जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, केवल 3। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कुत्ता। यानी कुत्ता वह जंगली जानवर था जिसको सबसे पहले पालतू बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? पहला है पय्यमपल्ली, दूसरा है हल्लूर, तीसरा महागड़ा, चौथा है गुफकराल और पांचवा है बुर्जहोम।
अगर हम बात करें कि पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का जो साक्ष्य मिले हैं, इन सभी पांचों जगहों से मिले हैं। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री के, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। इसी तरीके से और भी आपके वीडियोस मिलने वाली हैं जहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय।